पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार हम लोग जो है कभी गोदी मीडिया का प्रोपागेंडा देखते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर के सामने से बोलने लगते हैं, तो कभी हम देखते हैं कि आरएसएस के जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं वो एक मैसेज जो है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जम करके प्रचार प्रसार करते हैं। वो ये कि मुसलमान जो है ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान जो है देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। यानी कि कोई भी काम अगर हुआ देश में, किसी भी गलती हुई, उसका जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान है। ये एक जो छवि ध्रुमिल की जा रही है, उस छवि की आखिरकार सच्चाई क्या है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि योगी सरकार का जो स्टेटमेंट पॉपुलेशन को लेकर के आया, 2 से ज्यादा बच्चों को लेकर के, तो वहीं असम की सरकार का भी हमने वही रुख देखा है। तो क्या सच्चाई है, आज उन सच्चाई को आप लोगों के सामने रखेंगे और इसी पर हमसे बात करने के लिए कश्मीर से सोशल एक्टिविस्ट इफ्रा जान मौजूद हैं। मैम, जो ये दावा डंके की चोट पे किया जाता है, इसकी आखिरकार सच्चाई क्या है? जी, देखिए इसमें सच्चाई कोई नहीं है, इसमें प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है। जब भी आपको कोई बात कहे तो उसमें आपको एक काम करनी चाहिए, आपको साफ-साफ उठा के तथ्य देख लेने चाहिए। तथ्य यानी डेटा। जब आप डेटा देखते हैं, डेटा झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ बोल सकती हूँ, आप झूठ बोल सकते हैं, पॉलिटिशियन झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता। इसीलिए हम लोगों ने डेटा देखा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ये एक डेटा हर साल सरकार हर 5 साल बाद सरकार लाती है। और इस साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी लाया, क्योंकि जैसा मैंने कहा हर 2-2 साल या 5-5 हर इंटरवल के बाद ये डेटा सरकारें ले आती रहती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो दिखाती है कि एक महिला के औसत अपनी जिंदगी में कितने बच्चे होंगे, ठीक है। उसको हम टीएफआर कहते हैं। यानी एक औसत महिला, औसत जानते हैं ना, एवरेज, जी। एक औसत महिला अपनी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा करेगी, उस चीज को टीएफआर कहते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि दर्शक इसको याद रखें, एक औसत महिला अपनी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा करेगी, टीएफआर कहते हैं उसको। हमने देखा, अक्सर बोला जाए कि जहाँ पे मुसलमानों की बहुत ज्यादा पैदा करी है, 6-6 बच्चे कर रही है, लेकिन इसी साल जब हम लोगों ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखा, तो उस डेटा ने एक अलग छवि प्रेजेंट की। जिस राज्य से मैं हूँ, पहले मैं उस राज्य की बात करूंगी, जम्मू और कश्मीर का जो राज्य है हमारा, आपको क्या पता होगा, आपको बोला गया होगा कि जम्मू और कश्मीर में एक महिला 100 बच्चे, एक महिला 5-8 बच्चे पैदा कर रही है, क्रिकेट टीम पैदा कर रहे हैं। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहती है कि जम्मू और कश्मीर की एक औसत महिला 1.4 बच्चे पैदा करती है, यानी 1.5 बच्चे से कम पैदा करती है, 2 भी नहीं, 2 से कम, 1.5 बच्चे पैदा करती है। आपको हैरानी होगी कि केरला की एक महिला, अगेन अक्सर जो हमारा प्रोपेगेंडा आ जाता है वो केरला पे आ जाता है कि केरला और कश्मीर ये मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इतना आहिस्ता आहिस्ता बनने वाले हैं कि वहां से सबको भगाया जाएगा, और केरला और कश्मीर अगले 2 पाकिस्तान है, आपने भी सुना होगा। केरला में एक औसत महिला जो है, अगेन 1.5 बच्चे पैदा करती है, 1.5 बच्चा यानी औसत महिला एवरेज के हिसाब से। जम्मू और कश्मीर में 1.4, लद्दाख में 1.4, गोवा में 1.4। तो अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जब जम्मू और कश्मीर में बात होती है, अक्सर बात होती है कि हमारे यहाँ अक्सर बात होती है कि यहाँ शादियां ज्यादा नहीं होती, लेट शादियां होती हैं और बच्चे ज्यादा नहीं होते। इवेंचुअली जो है हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में पूरे राज्यों में मिलाकर एक औसत महिला 2.2 बच्चे पैदा करती है, 2.2 टीएफआर है। तो ये कहना कि जहां पे मुसलमान है वहां पे बहुसंख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि वो 5-5 बच्चे पैदा करते हैं, ये कंप्लीटली बेबुनियाद है, जैसा मैंने केरला के डेटा से दिखा दिया, जम्मू और कश्मीर के डेटा से दिखा दिया। इनफैक्ट जम्मू और कश्मीर में और केरला में एक औसत महिला जो है वो नेशनल एवरेज से काफी कम बच्चे पैदा कर रही है, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, ना कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं नदीम जी, हमारी जो जनसंख्या है ये 1960 से लगातार गिरती आ रही है। अगर आप हमारी जब 1960 में एक औसत महिला हमारे देश में 6 बच्चे पैदा किया करती थी,
1970 में वही महिला 5 बच्चे पैदा किया करती थी। इसी तरह गिरते 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 आज 2020 में करीबन हमारे देश में एक औसत महिला ऑलरेडी 2 बच्चे पैदा कर रही है। जो एक कह रहे हैं ना, हम एक पॉपुलेशन स्कीम लाएंगे, हम 2 हमारे 2। भाई नेशनल फैमिली हेल्थ डेटा पढ़ लीजिए, हमारे देश में ऑलरेडी एक औसत महिला 2 बच्चे पैदा कर ही रही है। तो आप हम 2 हमारे 2 करके किसको डरा रहे हैं, आप किसको धमका रहे हैं? लेकिन पॉपुलेशन जो है, अब दूसरा एक पॉइंट आपने समझ लिया। दूसरा पॉइंट, पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होती है वो काफी चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे अगर आप एक रूरल एरिया, यानी अगर आप एक गांव में रहते होंगे या अगर आप एक शहर में रहते होंगे, तो इन 2 जगहों पे कौन कितने बच्चे पैदा करेगा वो डिफर होता है। कैसे डिफर होता है? क्योंकि गांव वाले इलाकों में हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होती, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। तो एक महिला जब फैमिली प्लानिंग करती है, उसको किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना पड़ता है, दवाइयों के लिए एक्सेस चाहिए होता है, सर्जिकल मेथड्स के लिए एक्सेस चाहिए होता है, सर्जरी चाहिए होती है। जिन एरियाज में हेल्थ केयर कम होता है, जैसे हमारे गांव वाले एरियाज, ऑब्वियसली उनमें बच्चे जो हैं ज्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि काफी महिला जो है हेल्थ केयर एक्सेस नहीं कर पाती हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे हमारे देश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा जहां बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बिहार का राज्य है और बिहार के गांव हैं। बिहार के गांव में अभी एक महिला औसत में 3.5 बच्चे पैदा करती है। औसत, मैं बार बार बोल रही हूँ, औसत का मतलब है एवरेज। एवरेज में बिहार में एक गांव में 3.5 बच्चे पैदा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर फैसिलिटीज का। इसलिए नहीं क्योंकि बिहार की महिलाओं ने ठान रखा है कि पूरे देश को बिहारियों लोगों से भर दिया जाएगा, जैसे डराया जाता है मुसलमानों के लिए। इसलिए नहीं कि गांव वालों ने ठान के रखी है कि पूरे देश को गांव में तब्दील किया जाएगा। इसलिए क्योंकि काफी लोगों को हेल्थ केयर एक्सेस नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं जहां पे, हमारे देश में कौन कौन से राज्य हैं जहां पे पॉपुलेशन जो है ज्यादा बढ़ती जा रही है। ज्यादा इन द सेंस, एक आम महिला 2 बच्चे पैदा करती है औसत। इससे ज्यादा कहाँ, किस किस राज्य में पैदा हो रहे हैं? इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 5 राज्य हैं हमारे देश में जिसमें पॉपुलेशन जो है अभी कंप्लीटली स्टेबलाइज नहीं हुई है। यानी एक आम महिला जो है औसतन करीबन 3 बच्चे पैदा करती है इन राज्यों में, और इसकी वजह से पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप समझेंगे हमारे देश में जनसंख्या का जो इशू है वो स्टेट बेस्ड है, यानी वो राज्यों की परेशानी है, ना कि समुदायों की परेशानी। इन राज्यों में क्यों पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू नेशनल एवरेज? इन राज्यों में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अगर आप डेटा देखेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वही राज्य हैं जहां पे गरीबी थोड़ी ज्यादा है, जहां पे लिटरेसी रेट थोड़ा सा कम है। इसीलिए इन राज्यों में जैसे जैसे गरीबी कम कम होती जाएगी, आमदनी लोगों की बढ़ती बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है जनसंख्या घटती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे मैंने कश्मीर की एग्जांपल आप सभी लोगों के सामने ले ली, कश्मीर में एक आम महिला इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रही है? वो इसलिए पैदा कर रही है क्योंकि उसके पास एक्सेस है टू अ डॉक्टर, उसके पास एक्सेस है टू सर्जरी, वो सर्जरी कराने जा सकती है, वो डॉक्टर के पास जा सकती है, और वो काफी पढ़ी लिखी महिला है। और इसी तरह लद्दाख की बात है, केरला की बात है, जिन जिन राज्यों में डेवलपमेंट जो है ज्यादा होता है, उन उन राज्यों में पॉपुलेशन ऑलरेडी घटता जाता है। इसीलिए जब हम जनसंख्या की बात करते हैं, हम भूल जाते हैं कि जनसंख्या डेवलपमेंट पे निर्भर करती है, ना कि डेवलपमेंट जनसंख्या पे निर्भर करती है। जैसे जैसे आप डेवलप करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जनसंख्या कम होती जाएगी। अब एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप कहेंगे आपने राज्यों के हिसाब से तो टीएफआर बता दिया, आपने रूरल अर्बन टीएफआर बता दिया, तभी जो है हमें है, और वो डेटा समझना भी काफी जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप वो फर्टिलिटी रेट देखेंगे, और आप चार्ट भी, अगर आप ये चार्ट देखेंगे नेशनल फर्टिलिटी रेट का, आप समझ पाएंगे कि सबसे ज्यादा हमारे देश में घटती हुई फर्टिलिटी रेट, यानी घटती हुई आबादी मुसलमानों की है।
सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स और सबसे ज्यादा फैमिली प्लानिंग जो है सबसे तेज रफ्तार पे मुसलमान अपराध अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज अगर आप देखेंगे मुसलमानों में 23% डिक्लाइन हुआ है उनकी फर्टिलिटी में। अब आज एक आम मुसलमान महिला जो है, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से एक आम मुसलमान महिला कितने बच्चे पैदा करती होगी अपनी उम्र में? आप कहेंगे 5 या 6 या 7। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमको बताती है, जो पूरी देश में सर्वे होती है, कि एक आम मुसलमान महिला अपने जीवन में सिर्फ 2.5 बच्चे पैदा करती हैं, यानी 2 से थोड़ा ज्यादा, सिर्फ 2.5। ऑन दी अदर हैंड एक आम हिंदू महिला अपनी जिंदगी में 2.1 बच्चे पैदा करती है, 2.1, और एक मुसलमान 2.5 बच्चे। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे सबसे कम हमारे देश में जो जिस समुदाय के लोगों में सबसे कम पॉपुलेशन है वो समुदाय जैन पॉपुलेशन है, यानी जो हमारे जैन भाई बहन है उनकी पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज्यादा घट चुकी है। एक आम जैन महिला अपनी जिंदगी में 1 बच्चा पैदा, करीबन 1 के करीब बच्चा पैदा करती है, यानी धीरे धीरे जो है उनकी आबादी कंप्लीटली घटती जा रही है। तो ये सोचना कि एक आम मुस्लिम महिला जो है 8-8 बच्चे पैदा कर रही है, गलत। एक आम मुस्लिम महिला 2.5 बच्चे पैदा कर रही है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार। और अगर आप कहेंगे कि क्यों, अगर एक आम मुस्लिम महिला 2.5 बच्चे क्यों पैदा कर रही है जबकि एक आम हिंदू महिला जो है 2.1 पैदा कर रही है, या जबकि जैन समुदाय जो है सिर्फ 1 बच्चे पैदा कर रहे हैं? इसका जवाब ये है कि अगर आप आमदनी के हिसाब से बात करेंगे और लिटरेसी यानी किसने कितने साल स्कूल किसकी कितनी स्कूलिंग हुई है, आमदनी के अनुसार और स्कूलिंग के अनुसार हमारे देश में मुसलमान जो है सबसे गरीब वर्ग हैं। क्योंकि वो सबसे गरीब वर्ग मुसलमानों का है और काफी लोग उनमें से गांव में भी रहते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों के पास कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी कॉलेज में जाने का, किसी जॉब्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है, उस हिसाब से जो है मुस्लिम समुदाय काफी पीछे रह गया है। अगर हम देखेंगे हमारा जो दलित समुदाय जो है उनके भी पॉपुलेशन जो है काफी नेशनल लेवल के थोड़ा, उनकी जो पॉपुलेशन है नेशनल लेवल के थोड़ा ज्यादा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो लोग भी पिछड़े वर्ग में माने जा सकते हैं, वो लोग भी गरीब हैं। तो जैसे जिस पॉपुलेशन को, जिस वर्ग को सैनिटेशन एक्सेसिबल नहीं होगा या हेल्थ केयर एक्सेसिबल नहीं होगा, उसके थोड़े से ज्यादा बच्चे रहेंगे, बट इतने ज्यादा भी नहीं रहेंगे जितना आपको समझाया जाता है। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर बोला जाता है, अब आप समझ गए कि एक आम मुसलमान महिला अपनी जिंदगी में 2.5 बच्चे पैदा करती है। अब आप समझेंगे कि अक्सर हमें बोला जाता है एक आम मुसलमान आदमी जो है वो 5-5 बीवियां करता है, 4-4 बीवियां करता है, और क्योंकि वो 4-4 बीवियां करता है इसलिए उसके 10-10 बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये डेटा इतना गलत है कि मैं आपको समझा भी नहीं सकती हूँ। हमारे देश में इस टाइम पे अगर 100 आदमी हैं तो उन 100 आदमियों के लिए सिर्फ 920 महिलाएं हैं, क्योंकि हमारे देश में हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं उनको पैदा होने नहीं दिया जाता है। काफी ज्यादा महिलाएं जो हैं जो छोटी होती हैं मर जाती हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, फीमेल फीटिसाइड होता है, यानी बच्चों को उनके, महिला बच्चों को उनके पेट में ही मारा जाता है। हमारे पूरे देश में अभी 100 आदमियों के लिए सिर्फ 920 महिलाएं हैं। तो इसमें एक आदमी 5-5 बीवियां कहाँ से लाएगा? इसमें तो औरतें कम पढ़ रही हैं, आदमी ज्यादा पढ़ रहे हैं। जिस देश में औरतें कम हैं और आदमी ज्यादा हैं, इस देश में कैसे पॉसिबल होगा कि हर मुसलमान आदमी 4-4 शादी करेगा? और आखिरी बात, अक्सर लोग कहते हैं कि मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है वो हिंदू पॉपुलेशन को ओवरटेक कर लेगी। बिल्कुल ओवरटेक नहीं कर सकती है मुसलमानों की पॉपुलेशन। अगर आप डेटा को देखेंगे, मुसलमानों की पॉपुलेशन इनफैक्ट केरला जैसी जगह पे, कश्मीर जैसी जगह पे इतनी कम घटती जा रही है कि किसी पॉपुलेशन को ओवरटेक करना तो दूर की बात, हमारी आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है इन राज्यों में, जैसे कश्मीर हो या केरला हो। लेकिन हमारे
पीएन भट्ट साहब जो हैं वो काफी जाने माने डेमोग्राफर हैं और इतने जाने माने हैं कि वो पूरा पॉपुलेशन का उन्होंने एनालिसिस किया है और उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पूरे देश में मुसलमान ज्यादा से ज्यादा 18% हो सकते हैं और 18 से ज्यादा वो नहीं जा सकते अगर वो पूरा तथ्यों को आप एनालाइज करेंगे। और पीएन भट्ट जी जो है ना ये कांग्रेस के हैं ना ये एआईएमएम के हैं, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड जाने माने पॉपुलेशन स्कॉलर हैं। तो इसमें अगर पीएन भट्ट के एनालिसिस को भी हम सही मान लें तो हिंदू समुदाय जो है कम से कम 80% हमारे देश में हमेशा रहेगा। मैम हम आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, जिस तरीके से योगी गवर्नमेंट ने एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश की, असम के मुख्यमंत्री का इसी तरीके का बयान आया, क्या कोई ऐसी ताकत है राज्य सरकारों के पास जो ये डंके की चोट पर कह रहे हैं ये कानून लाएंगे तभी मुसलमान जो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं वो रुक जाएगा? क्या ऐसी कोई ताकत राज्य सरकारों के पास है या केंद्र सरकार के पास है? देखिए पॉपुलेशन जो है ये हमारे संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट में कि इस पे अनफॉर्चुनेटली स्टेट्स और राज्य और नेशनल स्टेट राज्य और जो नेशनल गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगेन कानून आपको वो बनाना पड़ेगा जो संवैधानिक कानून हो और आपको वो कानून बनाना पड़ेगा जहाँ पे ना सिर्फ संवैधानिक कानून हो, जो डेटा के अनुसार आप कानून बनाते हैं। आप अगर मैं देखूंगी कि मेरे राज्य में गरीबी कम है, अगर मैं देखूंगी कि मेरे राज्य में गरीबी बहुत ज्यादा है, तभी मैं स्कीम लाऊंगी ना उस राज्य में गरीबी कम करने के लिए। जिस राज्य में ऑलरेडी गरीबी कम होगी आप वहां क्या करेंगे? इसी तरह जो यूपी गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट है ये बार बार कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई कानून लाएंगे। आप ऐसा कानून नहीं ला सकते हमारे देश में, क्योंकि वो आर्टिकल 21 यानी हमारे देश के संविधान के खिलाफ होगा। लेकिन आप बार बार ये लोग इसी वजह से ये बात करते हैं ताकि ये एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को डरा के रखें कि देखो मुसलमान आके तुम लोगों का घर ले लेंगे, मुसलमानों की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप देखेंगे ऑलरेडी जो जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑलरेडी जो एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका टीएफआर ऑलरेडी काफी ज्यादा घट चुका है और सबसे ज्यादा तेजी से घटता हुआ टीएफआर यानी फर्टिलिटी जो है वो मुसलमानों की है। तो ऑलरेडी मुसलमानों की फर्टिलिटी इतनी तेजी से घट रही है, ऑलरेडी उनका टीएफआर इतना तेजी से घट रहा है। कश्मीर और केरला जैसे राज्यों में ऑलरेडी उनका टीएफआर इतना कम हो गया है कि उनकी पॉपुलेशन अब कम से कम होती जा रही है। यानी अगर आज हमारे यहाँ इतने लोग थे, आगे आगे चलते लोग कम कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में कानून लाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। लेकिन अक्सर हमारे देश में कानून लाए जाते हैं ताकि उससे कोई असल रिजल्ट नहीं आता, लेकिन उस कानून से लोगों को डराया जाता है, उस कानून से लोगों को धमकाया जाता है और एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि देखो हमने कानून लाया, हमने कुछ किया। अगर आप देखेंगे अगर इनको कानून लाना है तो आप देखिए अभी हमारे देश का जीडीपी जो है वो करीबन -6 पे पहुंच गया था। हमारे देश में रोजगार कोरोना आने से पहले 75 साल में सबसे कम हमारे देश का रोजगार था कोरोना से पहले। आज तो बात ही नहीं है, आज हमारा जीडीपी जो है क्रैश हो चुका है। तो इस सिचुएशन में आपको कानून और आपको कंप्लीट फोकस करना चाहिए हमारे देश के जीडीपी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए और लोगों की गिरती हुई आमदनी पे आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन ये लोगों की गिरती आमदनी की बात नहीं करते, ये इन सभी चीजों की बात नहीं करते, ये उन चीजों की बात करते हैं जहां डेटा जो है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर प्रेजेंट करता है। ताकि चूंकि ये कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपको हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखते हैं हमारे पूरे देश के लोगों को।